सो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना गेट का क्रेश कंप्लीट कोर्स। मतलब हमारे पास जो है गेट क्रेश कोर्स होगा कंप्लीट कोर्स। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सबसे पहले डीबीएमएस से, और फिर हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। और हमारा जो अप्रोक्सीमेट टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हमें नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। दिसंबर और जनवरी में हम लोग फिर पीवाईक्यू के रिविजन्स और करेंगे। बट पहले जानते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम कोर्स, क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से कोर्स चलेगा और किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक्स की बात पहले बाद में करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन क्या होने वाला है कि भैया पढ़ाने कैसे वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हम पढ़ाने वाले हैं टॉपिक वाइज। मतलब टॉपिक वाइज का इसका मतलब क्या, सभी लोग तो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, बट हमारा कैसा रहेगा कि हमने, जैसे अगर मैं आपको आगे दिखाऊं कोर्स के मॉड्यूल में, तो जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन एक चैप्टर है हमारे पास, टोटल 5 चैप्टर हैं गेट के अंदर, इन सबको मिला दे तो इसकी अगर बात करें तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में भी जितने टॉपिक्स हैं, तो हम उस टॉपिक को लेके पढ़ाएंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, आपका दो चीज का फायदा होगा। सबसे पहला कि जब भी आपको कुछ टॉपिक आप भूल रहे हैं, आपको रिवीजन करना है, तो आप जाके उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अटकेंगे जहां से आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी रैंडम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, टॉपिक वाइज के बाद क्या होगा, कुछ अलग है इसमें। हाँ, तो जैसे हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, मान लीजिए कि व्हाट इज एफडी। एफडी क्या है, हमने इसे पढ़ लिया। उसके बाद हमने उसका अगला टॉपिक पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एफडी। तो उससे होता क्या है कि हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हमारे जो पीवाईक्यू वो रिवाइज नहीं हो पाते कि सर पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं हो पा रहे, भैया पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम मेरा एफडी कंप्लीट हुआ, तो पीवाईक्यूज में जितने भी प्रीवियस ईयर में, मतलब बोल रहा हूँ कि मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं कि 2007 है 2008 से, 2000 का भी होगा, 2002 का भी होगा, 4 का भी होगा, जितना भी है 2024 तक का लेटेस्ट अपडेटेड भी होगा। तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं, अगर एफडी पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे पीवाईक्यू आया तो हम आपको वहीं पे पीवाईक्यूज, जैसे टॉपिक खत्म हुआ उसी के बाद में आपका पीवाईक्यूज रहने वाला है। तो मतलब ऐसा हुआ कि आपने एफडी पढ़ा, उसका पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिया। तो अब आपने टाइप्स ऑफ एफडी पढ़ा, उस पर जो भी पीवाईक्यूज है आपने वो कंप्लीट कर लिया। आपने जैसे की कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने ये बोला कि भैया की कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हाँ की कॉन्सेप्ट पे जितने भी पीवाईक्यूज है, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी हो, हम वो कंप्लीट करेंगे। ये पहला टारगेट हो जाना चाहिए कि भैया हम ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। दूसरा, टॉपिक कंप्लीट होते उसके पीवाईक्यू जरूर कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए नेक्स्ट टाइम रिवीजन करना है, तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसी के बाद में, उसी टॉपिक के पीछे ही आपका वो पीवाईक्यूज होगा जो गेट में आया हुआ है, मतलब उस लेवल का आया, तो आप उस लेवल की थिंकिंग बढ़ा सकते हैं, उस लेवल का सोच सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज हो गई कि आपका टॉपिक वाइज होने वाला है और हम उसके बाद पीवाईक्यू करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि हम दूसरा और क्या करने वाले हैं सर। तो दूसरा हम ये करने वाले हैं, टॉपिक वाइज तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, हमारे लेक्चर्स की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 30 मिनट से 40 मिनट तक का अप्रोक्स रहेगा। मतलब ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो बोरियत होने लगता है कि थोड़ा यार उठने का मन हो गया। मतलब ऐसा ट्राई करिए कि आपने जब 30 मिनट या 40 मिनट पहले मेरे लेक्चर पे बैठे हैं, तो वो लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए। मतलब उतना 30 to 40 मिनट ड्यूरेशन कोई बहुत हजार्डियस नहीं है कि भाई मेरे से भैया लगातार 1 घंटे नहीं बैठा जाता, लेकिन 30-40 मिनट आप बैठ सकते हैं। आपने जब 30-40 मिनट उसे प्रॉपर दिया, मतलब उस दो टॉपिक को आपने प्रॉपर पढ़ा लिया, तो मतलब समझ लीजिए आपका वो दो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ आपने उसका पीवाईक्यू भी कर लिया, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया। बोले ठीक है। और फिर अब बात आती है कि मेन हम करने कैसे वाले हैं। मतलब कि हमने टॉपिक वाइज पढ़ना है सर, ये समझने ले लिया, पीवाईक्यूज करना है, ये चीज समझ लिया, कि फिर हम लोग 30 से 40 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, वो भी ठीक है। हमारा मतलब मेन टारगेट क्या है कि हम नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अब आप भी सोचेंगे भाई नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ऑफ कोर्स ये इधर से गारंटी है नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर तक आपका हर, मतलब मैं, ऐसे तो लोग बोलते हैं कि 10 सब्जेक्ट होते हैं गेट में +1 जनरल एप्टीट्यूड का, मैं उसे 13 मानता हूँ। मतलब मैं सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को अलग रखता हूँ, मैं जनरल एप्टीट्यूड को, मैथमेटिक्स को अलग रखता हूँ, और उसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स को भी अलग रखता हूँ। तो ऐसे करके मेरे हिसाब से 13 टोटल से आप कह सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो 13 सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए नवंबर तक। अब नवंबर के बाद क्या होगा, नवंबर के बाद हम दिसंबर में एंड जनवरी में, दिसंबर जनवरी में हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे सर पीवाईक्यूज तो हमारे पहले हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। फिर एक एक कंप्लीट होता है ना कि जिसे 3 to 4 आवर का एक कंप्लीट सेशन लेंगे, जिसके अंदर हम 4-5 घंटे में एक सब्जेक्ट का पूरा पीवाईक्यूज कर दे रहे हैं। पहला चीज होगा। दूसरा होगा रिवीजन। अब रिवीजन कैसा होगा, तो रिवीजन इस तरीके से नहीं होगा कि उसमें हमने टॉपिक लिखा है उसके बारे में हमें हमें क्या क्या लिखना है ना, पूरा ब्लैंक लेके आएंगे। अब आप भी हमारे साथ बैठे, हम भी बैठते हैं, पूरा ब्लैंक लेके आएंगे, एक एक टॉपिक खुद से याद करेंगे कि हमने पहले, सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था, फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी थी, नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ा था। फंक्शनल डिपेंडेंसी में भी सबसे पहले क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद सर हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने व्हाट इज एफडी पढ़ा। तो मतलब पूरा रिवीजन नोट बनेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं बनेगा कि कहीं से देख के बना रहे हैं या फिर कहीं से सोच रहे हैं कि यार यहाँ से मिल जाए, ऐसा नहीं।
रिवीजन नोट बनेगा तो पूरा खुद से बनेगा, उसके बाद फिर उसे चेक करेंगे कि भाई इसे इसी को हम चेक करेंगे कि क्या हमने जितना लिखा वो अप टू द मार्क है। तो ये रिवीजन आप 3-4 बार कर लीजिए, इससे मतलब आपका ये होगा कि आपको एक भी टॉपिक ही आप भूल नहीं रहे। तो ये चीज़ें होंगी। तो नवंबर तक है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर जनवरी में हम पीवाईक्यूज करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा एक और चीज़ हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि इसरो के कोई एग्जाम के हो गए पीवाईक्यूज जब हम लोग ले रहे हैं, तो ये नहीं कि ओनली गेट के होंगे, तो यहाँ पे हम लोग और भी पीवाईक्यूज लेंगे अलग अलग तरीके के, मतलब कि कहीं से मिल जाए, जहाँ से भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ से हमें मिल जाए। हम जैसे मैथमेटिक्स या जनरल एप्टीट्यूड का करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल ईसी का भी लेके देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी और इतना मोर देन इनफ है अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है। और एज आप गेट की बात कर रहे हैं तो आपके लिए गेट में अगर 50 to 60 मार्क्स पे भी आपको आईआईटीज मिल जाते हैं। अच्छा, तो अभी 6 मंथ में मान के चलता हूँ कि 6 मंथ है आपके पास अराउंड, और 6 मंथ में इतना हो जाएगा, मतलब इनफ है। अच्छा, हम ये एक और चौथी चीज बताना है वो मेन है कि हम कैसे करने वाले, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हम साथ में लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीबीएमएस आज से स्टार्ट करें तो डीबीएमएस, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारे पास डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। अब डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिदम के अलावा हमारे पास कौन से टॉपिक्स होंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलडी। अब डीएलडी डेटा एनालिसिस एंड आपका डीबीएमएस हो गया। अब मैंने ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि डीएलडी में से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम, मिनिमम में 4, मैक्सिमम में कभी कभी 6 आते हैं। डेटा एनालिसिस में से आपके 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और डीबीएमएस में भी यही 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीन हमारा साइमल्टेनियसली चलने वाला है। उसके बाद जब ये तीन जैसे कंप्लीट होगा फिर हम अपने और 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और ऐसा रखेंगे कि एक सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड हो, एक ईजी हो और एक बहुत ईजी हो। ऐसे करके रखेंगे कि मतलब आपका हार्ड भी होते रहे, थोड़ा इजी इजी वाले भी कंप्लीट होते रहे, कि आपका 50 to 60 मार्क्स ऑन एवरेज आ जाए। इस तरीके से चलेंगे और नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इस बात की गारंटी इधर से है कि भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको बस बैठना है, पढ़ना है टॉपिक, पीवाईक्यूज लगा हुआ है, लगाना है। अगर चाहे तो आप स्टॉप करके खुद से पहले पीवाईक्यूज लगाएं। अच्छा, गेट में जो गेट है वो क्या पूछता है, अगर अब मैं गेट को देखा, मैंने गेट के जितने भी पीवाईक्यूज मैंने अपने नोट्स बनाने के लिए काम किए, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि जो गेट के पीवाईक्यूज है ना, वहां से ये पता चलता है कि गेट के पीवाईक्यूज ऐसे नहीं जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत सोचना है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बहुत चाहिए, ऐसा नहीं, इसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग बहुत चाहिए। गेट ने क्या बोला कि आपको कॉन्सेप्ट, जो मैंने पहले बोला उसके लिए मिस्टेक की, कॉन्सेप्ट नहीं कॉन्सेप्ट। गेट किस पे डिस्कस करता है, ओनली कॉन्सेप्ट पे। उसको ये नहीं चाहिए आप लॉजिकली कितना सोच पा रहे हैं, ऑफकोर्स वो जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में देखा जाएगा। बट जब आप बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, या फिर आप बात करें सीओए की, डीएलडी की, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, मतलब आपने कॉन्सेप्ट कितनी बार पढ़ा, कितनी बार रिवाइज किया, इस पे मेनली डिपेंड करता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है आपके लिए डिफरेंट हो, बट या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज डेफिनेटली क्लियर दैट कि जो टोटल गेट है वो कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो आपने जितने अच्छे से जितनी बार रिवाइज किया होगा, जितनी बार पीवाईक्यूज लगाए, आपने उस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़े हैं, तो मतलब आपके लिए कंप्लीट है, ठीक है। तो अब आप आगे स्टार्ट करते हैं, टाइम तो लगभग 10 मिनट इसी में बीत गया। तो हाँ, आज भी थोड़ा बहुत टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई होने क्या वाला है। तो आपको ये दिख नहीं रहा होगा कि भाई गेट का डीबीएमएस का सिलेबस क्या है। तो आप मैंने वहां से निकाला है, ऑफिशियल वेबसाइट से इस बार भी आ गई, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इस बार करवाने वाली है मे बी आई आई टी रुड़की ऑफ कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भी ये जो है एकदम कंटिन्यूस नहीं है कि जैसे हमारे उसमें दिया, ऐसा नहीं। मैंने इस तरीके से रखा है कि जो ज़्यादा हायर मार्क्स वाले वेटेज हैं उसे पहले रख दिया है, फिर लोअर वाले वेटेज को लास्ट में रखा है। होता क्या, जनरली बच्चे आते हैं, कुछ लेक्चर्स देखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसा मैंने किया कि पहले अगर कुछ लेक्चर देख रहे हैं तो उनके जो मैक्सिमम मार्क्स गेन हो जाए, कम से कम इसमें से हो जाए। नहीं तो लास्ट वाले अगर वो छोड़ के जाते हैं तो फिर लास्ट वाले अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उनके मार्क्स ज़्यादा जाएंगे। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन में से मिनिमम 4 मार्क्स तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। नॉर्मल फॉर्म रहता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी रहता है, हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें इजी क्वेश्चन भी आते हैं और एक एक मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो मॉडरेट लेवल होगा, हार्ड भी नहीं होगा। क्योंकि इसमें अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं कि वो बहुत हार्ड या डिफिकल्ट लेवल बना दे, बस आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा टॉपिक आता है हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। जनरली इस टॉपिक को लोग लास्ट में पढ़ाते हैं, बट मेरे हिसाब से ये भी टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कम से कम 2 मार्क्स मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ 2 मार्क्स, मैक्सिमम में तो ये फिर आपका 4 भी दे सकता है। और इन दोनों में ही मेन टॉपिक है, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो मैंने भी देखा प्रीवियस ईयर को मिला के, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सिंग, ये दोनों टॉपिक एकदम हॉट टॉपिक मान लीजिए। तो इसे आप ना अपने हिसाब से ना, इसे 5 स्टार 3 स्टार जो लगाना है आप लगा लीजिए। मैं इन दोनों पे 1-1 स्टार लगा देता हूँ कि ये दोनों तो आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि डेटा बेस डीबीएमएस 8 से 10 मार्क्स का आता है, और अगर आपने बस ये 2 टॉपिक पढ़ लिया है ना, तो भी आपका ये चीज कंफर्म हो जाता है कि हाँ भैया मैं 6 मार्क्स तो ला दूंगा। 6 मार्क्स इन दोनों में से आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी। अब बचे 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स में से कभी 2 2 2 ऐसा वाला सीन रहता है।
तो ये भी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम छोड़ के जाएंगे, हमको तो भाई 100 का टारगेट करना है, ऐसा तो है नहीं कि हमें 40 का टारगेट करना है। बट हाँ, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप लास्ट में आए हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं जब 1 महीना बाकी है, तो कम से कम मेरा ये सलाह है कि ये दोनों लेक्चर तो जरूर देखना है, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन तो कंफर्म करना है, ठीक है। यहाँ चीजें हो गई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने बोला टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो हम स्टार्ट ऑफकोर्स करने वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी है नॉर्मलाइजेशन करने तो वाले, कैसे करने वाले, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो यहाँ पे एक टॉपिक मिसिंग है, मैं उसे भी थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ। पहला टॉपिक हम थोड़ा देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, इंट्रो ऑफ डीबीएमएस। अब ये क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात तो आती है, मतलब लिखना भूल गया। अब आपको पहले तो इंट्रोडक्शन पता तो होना चाहिए डीबीएमएस क्या है, ऐसा ना हो कि फिर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि डीबीएमएस क्या है, क्यों यूज हो रहा है डीबीएमएस का, और आप पढ़ रहे हैं भाई फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है, इन्फरेंस रूल क्या है, इक्वलिटी सेट क्या है, आपने सब पढ़ लिया, आपको ये नहीं पता डीबीएमएस क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब वाइल्ड नहीं कि भाई बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे, और इस पे क्वेश्चन भी आया पीवाईक्यू में, इसलिए मैं उसे ले रहा हूँ कि भाई आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑफकोर्स एफडी पढ़ना है, सॉरी, टाइप ऑफ एफडीज पढ़ने, रूल्स पढ़ने, इन्फ्रेंस, या फिर आपने आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से इसी को सुना होगा, एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है, ऑल अबाउट की कॉन्सेप्ट। तो आपका जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएगा ना, तो मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक बना है, या फिर थंबनेल ये से डाल देंगे कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अगर आपको एट्रीब्यूट क्लोजर पढ़ना है ना, तो आप पहले लेक्चर पे मत जाओ, आप सीधा एट्रीब्यूट क्लोजर पे जाओ, जब आपने नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज है, स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम लेते नहीं है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीबीएमएस। तो सबसे पहले सर हमने तो डीबीएमएस पढ़ा है, आप आरडीबीएमएस लिखे हैं, गलत है? नहीं, गलत नहीं है, हम बनाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीबीएमएस या डीबीएमएस क्या है। तो सबसे पहला बात आता है कि हमें पता होना चाहिए कि सर डीबीएमएस है क्या एक्चुअल में। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डीबीएमएस। तो अगर आप फुल फॉर्म देखने जाएंगे तो फुल फॉर्म से आधे बच्चे तो समझ लेते हैं कि सर एक डेटा बेस है जिसे हमें मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट, और उसका कोई हमें सिस्टम बनाना है। अब यहाँ पे तीन वर्ड, दोनों वर्ड में कॉन्फ्लिक्ट मत होइएगा। सिस्टम बनाना मतलब कोई हमें टूल बनाना है या फिर सॉफ्टवेयर बनाना है, क्योंकि अब ऑफकोर्स वी आर इंजीनियर्स, तो हम लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट करना है तो अब खुद से कर रहे होंगे, रिट्रीवल करना चाहते हैं, तो स्पीड करने के लिए हम क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करें, इसलिए इसका नाम रखा डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम मतलब आप समझ लीजिए कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। किसका एप्लीकेशन बनाना है, किस चीज के लिए एप्लीकेशन बनाना है, तो आता है कि डेटा बेस है, आपके पास बहुत सारा डेटा बेस है, उसका मैनेजमेंट करना है आपको। अब मैनेजमेंट क्यों करना है ये तो देखेंगे ऑफकोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो डेटा बेस है इसे पहले तोड़ने की कोशिश करें कि वर्ड क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले होता है डेटा। अब डेटा का मतलब क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो डेटा का जनरल मतलब होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। अब बात आती है कि रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करता है एक एग्जांपल से। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया, आपने तो लिखा डेटा, डेटा का मतलब रॉ मटेरियल कैसे होगा, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप एक बहुत जनरल एग्जाम्पल देता हूँ, आपको इससे आइडिया क्लियर होगा कि रॉ मटेरियल का मतलब क्या है। सबसे पहले आप एक मान लीजिए कि एक स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर है, दुकान पे आप गए, कौन सी दुकान पे गए, लाइब्रेरी की दुकान पे, जहाँ पे बुक्स बहुत सारे मिलते हैं आपको, ठीक है। अब आपको बुक्स, आपका मतलब क्या था कि आपको क्या खरीदना था, तो आपको उधर जाके एक आर.डी. शर्मा की, आर.डी. शर्मा एक बहुत बड़े ऑथर है मैथ के, आपको पता होगा, आर.डी. शर्मा की एक बुक खरीदनी थी। कौन सी बुक खरीदनी थी? क्लास ट्वेल्थ की, क्लास ट्वेल्थ की, क्लास ट्वेल्थ की आपको आर.डी. शर्मा की मैथमेटिक्स की, ऑफकोर्स बुक जो होगी मैथमेटिक्स की है, तो मैथमेटिक्स की एक बुक खरीदनी थी, ठीक है। ये तीन आपका कंडीशन था, क्राइटेरिया, कि सर हमें जाना है कि स्टोर में, मतलब लाइब्रेरी में, हम वहाँ पे क्या करने वाले, हम जाके वहाँ पे एक बुक खरीदने वाले, किसकी? क्लास ट्वेल्थ की। नाम क्या है? आर.डी. शर्मा। और कौन सा सब्जेक्ट है? ऑफकोर्स मैथमेटिक्स है। अब आप गए, अब आप स्टोर में गए और आप भूल गए, क्योंकि आपकी अभी हैबिट नहीं पड़ी है बैठ के पढ़ने की। आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपकी हैबिट बनती, लेकिन आप पहले गए कि बुक लेके आते हैं, चलो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और आप भूल गए। आप गए, आप उससे पूछा, भैया, आपके दुकान वाले ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आपने क्या बोला कि मुझे बुक चाहिए, ठीक है। पहला बोल दिया बुक चाहिए, बोले हाँ, बुक्स, बुक्स नहीं बोलते, बुक बोलते हैं, बुक चाहिए आपको, ठीक है। आपने बोला ठीक है मुझे बुक चाहिए। फिर वो आपसे पूछेगा कौन सी बुक चाहिए। अब कौन सी बुक चाहिए, तो आप एक और चीज बोल दीजिए, चलिए आपको एक और चीज याद आएगा कि भाई मुझे क्लास ट्वेल्थ की बुक चाहिए, ठीक है। तो क्या वो आपको आर.डी. शर्मा की मैथमेटिक्स की क्लास ट्वेल्थ की बुक ला के देगा इतनी इन्फॉर्मेशन से? बस इतनी इन्फॉर्मेशन से तो नहीं निकाल पाएगा। तो बोला हाँ सर, कुछ और बोलना पड़ेगा, बोल सकता है हाँ। अब आपने मान लीजिए ये भी बोल दिया कि मुझे मैथमेटिक्स की बुक चाहिए, मैथमेटिक्स की बुक चाहिए।
अब मैथमेटिक्स की बुक चाहिए तो मैथमेटिक्स की बुक तो एनसीईआरटी की आती है, आर डी शर्मा की आती है और बहुत सारे ऑथर्स होंगे, ओसवाल की आती है बुक। तो 12th क्लास में ही अलग अलग ऑथर्स की बुक है हमारे पास, और ऑफकोर्स सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स हैं। तो क्या वो फिर से आपको आर डी शर्मा की बुक निकाल के देगा? नहीं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सारी जो डेटा है क्या ये इतना सफिशियंट है कि वो आर डी शर्मा ही निकाल के दे दे? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। हो सकता है वो आर डी शर्मा भी निकाल दे, हो सकता है ना भी निकाल पाए। तो पॉइंट क्या है कहने का, डेटा मतलब होता है एक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमेशा ये जरूरी नहीं कि उसमें 100% इंफॉर्मेशनल डेटा हो सकता है डेटा होगा बट वो नॉन इन्फॉर्मेशनल हो सकता है, या फिर वो अनसफिशियंट हो सकता है, अनसफिशियंट हो सकता है कि उतना सफिशियंट नहीं डेटा है। अब ये चीजें जनरली कोई बताता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि कम से कम आपको पहले पता तो होना चाहिए कि डेटा रॉ मटेरियल क्यों है। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि जो डेटा होता है एक्चुअल में, जो रॉ मटेरियल होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है इंफॉर्मेशनल और एक होता है नॉन इन्फॉर्मेशनल। अब नॉन इन्फॉर्मेशनल का मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दिया, वो बस जाके इतना बोल दे कि भैया मुझे तो कुछ चाहिए था, क्या चाहिए था मैं भूल गया हूँ, मुझे बुक चाहिए था। या हो सकता है वो बोलते मुझे नोटबुक चाहिए था। तो उसका मेन टारगेट क्या था, वो आर डी शर्मा का बुक लेने गया था, लेकिन वो सब कुछ भूल चुका है, उसने नोटबुक बोल दिया। क्या ये सफिशिएंट डेटा है या नॉन इन्फॉर्मेशनल डेटा है? इस डेटा का तो कोई काम ही नहीं है। अब रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो इधर बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट अभी आपको लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसे हम फ्यूचर में के लिए रखें कि आपको बताएंगे। तो मतलब आपने ये बोल दिया कि हाँ भैया जो डेटा होता है वो कैसा होता है, एक रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल के अंदर इन्फॉर्मेशनल डेटा भी होते हैं, बहुत सारे नॉन इन्फॉर्मेशनल डेटा भी होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे डेटा भी होते हैं जो नॉन इन्फॉर्मेशनल होते हैं, कोई टाइप नहीं है उसका। अब आप सब्जी वाले की दुकान पे जाके बुक मांगेंगे तो कोई वो सेंस नहीं बना है, तो वो भी इंफॉर्मेशनल या नॉन इन्फॉर्मेशनल डेटा, क्योंकि आपने कुछ बोल दिया वो एक रॉ फैक्ट्स है या मटेरियल्स हो गया। अब वो इन्फॉर्मेशनल है नॉन इन्फॉर्मेशनल, वो क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आपने जो डेटा बोला क्या वो काम का बोला है नहीं बोला। ठीक है, ओके। अब आपने डेटा से आपको अब काम क्या है, अब आप भी देखेंगे कि भैया रॉ मटेरियल तो है, एक इन्फॉर्मेशनल एक नॉन इन्फॉर्मेशनल, चाहिए कौन सा वाला? तो चाहिए भाई इन्फॉर्मेशनल, अपने को नॉन इन्फॉर्मेशनल से कोई मतलब है तो नहीं। अब इस मेथड को क्या कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशनल नॉन इन्फॉर्मेशनल के बीच में, नॉन इन्फॉर्मेशनल को हटा देने को उसे बोलते हैं फिल्टर आउट करना। क्या बोलते हैं? फिल्टर आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब भाई इन्फॉर्मेशनल नॉन इन्फॉर्मेशनल डेटा हो गया। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशनल और नॉन इन्फॉर्मेशनल पे डिफरेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग फिल्टरिंग आउट करते हैं, ये भी एक मेथड है। ये मेथड आप शायद बाद में पढ़े बट अभी इस पे डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग बस बेसिक्स से चलने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपको लगा ये लेंदी हो रहा है, लेंदी इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेटा से डेटा सेट या डेटाबेस बनता कैसे, क्योंकि आपको ये नहीं पता, किसी ने पूछला कि भैया डेटा क्या है, अब आपने बोल दिया डेटा मतलब सर इन्फॉर्मेशन। डेटा एक रॉ मटेरियल, उसमें से हम इंफॉर्मेशनल डेटा निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा सेकंड स्टेज, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशनल डेटा आ गए, आप लिख सकते हैं डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशनल डेटा हो गया। अब इस इंफॉर्मेशनल डेटा के पास अलग अलग टाइप के ऐसे सेम डेटा होंगे। अब अलग अलग टाइप के डेटा का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यही स्टोर कीपर वही सेम आदमी है। एक आदमी गया जिसने इतना कुछ बोला और लास्ट में उसे नहीं पता था कि कौन सा, उसने क्या किया, सारे बुक ला के रख दिए, भैया कौन सा लेना ले लो। उसने आरडीबीएमएस में मतलब आर डी शर्मा का बुक उठा के ले लिया। ठीक है कि भैया ये वाला बुक चाहिए था मुझे, बोला ठीक है अच्छा। दूसरे दिन भी सेम एक लड़का गया और सेम उसने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, और फिर उसको समझ में आया कि साला पता नहीं कौन सा मांग रहा है, फिर से उसने ला के रख दिया पूरा। ठीक है, अब उसमें से भी उसने आर डी शर्मा ही उठाया। तो क्या बताइए, अगर तीसरे दिन भी सेम टाइप का बंदा जाए, मतलब उसी के टाइप का, मतलब वही नहीं कोई और आया, लेकिन उसने भी सेम बोला कि भैया बुक चाहिए, क्लास 12 की बुक चाहिए, बुक चाहिए, मैथमेटिक्स की बुक चाहिए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो नहीं पूछेगा कि भाई मुझे आपको आर डी शर्मा की बुक चाहिए क्या, लो ये वाली चाहिए क्या बुक, सबसे पहले वो वही दिखाएगा। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल डेटा थे। उसके माइंड ने उसमें डेटा सेट बनाया कि साला 2 दिन से बच्चे आ रहे हैं और यही बुक मांग रहे हैं और इसी पैटर्न में मांग रहे हैं। तो हो सकता है किसी ने उन्हें इतना ही बताया कि भाई आपको ये बुक चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे मांगना है। तो दिमाग ने वो चीज को प्रोसेस किया, यही चीज को हम भी प्रोसेस करते हैं, और ये जो पूरा बनता है इसे हम डेटाबेस बोल देते हैं। तो जो डेटाबेस है उसमें कौन से टाइप के डेटा रहते हैं, कोई पूछे तो बोला भैया इन्फॉर्मेशनल डेटा रहता है। इन्फॉर्मेशनल डेटा वो भी कैसा, सेम कैटेगरी का, सेम क्राइटेरिया का डेटा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आपने एक डेटा ऐसा ले लिया दूसरा डेटा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप, छोटे छोटे एग्जांपल है, डेटाबेस का मतलब क्या है, जहाँ डेटा रखा हुआ है। अब आपने बोला कि डेटा रखा है, जैसे आप मान लीजिए स्कूल का रजिस्टर। अब स्कूल के रजिस्टर में डेटा कैसे लिखे होंगे, जो एक रजिस्टर होगा उसमें क्या लिखा होगा कि भाई स्कूल में ये बच्चे का रोल नंबर 1 है, इसका नाम मान लीजिए, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ आदर्श है, ये रोल नंबर 2 है, मेरा एक फेवरेट दोस्त है ऑफकोर्स चंदन नाम है उसका, तो ये रोल नंबर 2 का हो गया चंदन। ठीक है,
अब ऑफकोर्स लेक्चर नंबर 3 पे कोई और है तो किसी और का नाम रखा है। तो जो वो डेटाबेस बना हुआ या फिर वो चोपड़ा बना होगा जिसकी बात करें रजिस्टर की, तो क्या उसमें यही चीजें होंगी कि पहला रोल नंबर आदर्श का है, ठीक है, दूसरा रोल नंबर चंदन का है, अब इससे जुड़ी हुई सारी चीजें रखी होंगी? हाँ। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये आदर्श है, अब बोले ठीक है, इधर बाद में रोल नंबर 1 के आगे कोई और किसी और का नाम रख दिया कि भाई चलो एक अंकित नाम का भी आ गया। तो ये चीजें नहीं होंगी। मतलब जो डेटाबेस होगा वो कलेक्शन होगा सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को रखने की कोशिश करेंगे। इसमें ये तो नहीं रख देंगे कि नहीं कि चलो ठीक है आदेश का रख दिया और एक टीचर है हमारे यहाँ पे इसी रजिस्टर में, उसका फीस 5,000 बाकी है अभी, या फिर उसको अभी 5,000 देना है। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं होंगी। यहाँ पे क्या होंगी, जब आपने एक स्टूडेंट रजिस्टर बनाया तो उसमें स्टूडेंट की डिटेल्स होंगी। तो इसी को हम कह सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ मतलब आपके लिए ध्यान रहे। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशनल पहला वीडियो इसलिए मुझे इतना लंबा खींचना पड़ा क्योंकि आपको कम से कम समझ जाए मीनिंग। क्योंकि मैंने देखा है जनरली लोग ये चीज समझाते हैं कि डेटाबेस में जो हम बोलते हैं कि सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ, सेट ऑफ या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा है। अब ये चीज आपको क्लियर होगा कि भैया सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा का मतलब क्या हुआ, फिर कैसे आप ये बोल सकते हैं कि ये सिमिलर डेटा है। ठीक है, तो आप सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कलेक्शन है सिमिलर डेटा का या डेटा सेट का। तो सबसे पहले डेटा रॉ मटेरियल होता है, उसमें से रॉ मटेरियल दो टाइप बनते हैं, एक इन्फॉर्मेशनल एक नॉन इन्फॉर्मेशनल बनता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशनल जो डेटा होता है उसका हम अलग अलग डेटा सेट को जमा करते हैं, मतलब स्टोर करने की कोशिश करते हैं, और उसी कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। अब ये डेटाबेस को मैनेज करना है, क्या करना है, इस डेटाबेस को मैनेज करना है। अब हम हर एक काम तो जैसे मॉडर्न जमाना आ रहा है तो हम लोग हर एक काम करने की कोशिश क्या खुद से नहीं करते, हम लोग ऑफकोर्स लैपटॉप रखा है हमारे पास, सीपीयूज हैं, सर्वर्स हैं बहुत सारे, तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जो डेटाबेस है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, उसकी मदद से हम पहले उसका मैनेजमेंट करें। अब क्यों मैनेजमेंट करना है ये चीज देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज है। आई थिंक अब ये मोर देन इनफ है। अगर कोई भी आपसे पूछे डीबीएमएस क्या, तो आप इसमें 15 से 20 मिनट आराम से डिस्कस कर सकते हैं कि भैया आओ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिट्रीवल ऑफ डेटा फास्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब रिट्रीवल ऑफ डेटा का मतलब क्या, अगर आपको ये नहीं तो पता तो समझा देते हैं। आप एक लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में कितनी बुक रखी है, मान लीजिए 10,000 बुक रखी है। ठीक है, एक लाइब्रेरी में गए जहाँ पे 10,000 बुक रखी है, आपने फिर से वही जाके एक सेम सवाल पूछा कि भाई मुझे आर डी शर्मा सर हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट है बट नेम है तो इसलिए बोल रहे हैं, आर डी शर्मा की एक मैथ की बुक चाहिए क्लास 12 की या कहीं की भी, क्लास 12 की मान लीजिए। अब क्लास 12 ये मत कहिए कि भाई क्लास 12 लाइब्रेरी में मान लीजिए 10,000 बुक में सब बुक रखी, जो मुझे चाहिए वो तो कर रखा है। तो उस लाइब्रेरियन को जो उसके अंदर बैठा रहता है उसे आपको वो बुक ला के देने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपने देखा होगा ऑन एवरेज, आपने कभी लाइब्रेरी गए हैं तो ठीक है, नहीं गए तो फिर आप लाइब्रेरी की बात कर लें या फिर कोई शॉप की बात कर लें, कहीं पे भी बात कर लें। आप जब भी जाते हैं कि भैया मुझे शूज चाहिए 8 नंबर का, तो वो कितनी जल्दी आपको 8 नंबर का ला देता है। उसके पास तो कम से कम 10,000 शूज रखा है, लेकिन फिर भी उसने आपको 2 मिनट, तो फिर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, फिर भी मान लीजिए 2 मिनट्स में उसने आपको बुक ढूंढ के दे दी। ये रही आपकी आर डी शर्मा। अब क्या ये पॉसिबल है, 10,000 बुक में से उसने 2 मिनट में आपकी बुक कैसे 2 ही मिनट में ढूंढ ली। तो इसके कारण इसका क्या रीजन रहा होगा, उसने जो अपना डेटा है, अब यहाँ पे डेटा किसे रिलाई कर रहा है, इक्वल टू किसके, हमारे बुक के। तो उसने अपना डेटा या जो बुक है ना उसको मैनेज किया होगा बहुत सही तरीके से। तो जब मैनेज उसने सही तरीके से किया तो उसका जो रिट्रीवल है, मतलब उसको जो ढूंढना पड़ा, उसका जो फाइंडिंग था बुक का, वो कितने मिनट में होगा, 2 ही मिनट में। तो ये फायदा है। अब मान लीजिए उसने 10,000 बुक लाए होते, 1 2 3 4 ऐसे करके सारे रख दिए कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 रख दिया, रैंडम रख दिया। अब कोई आके पूछा आर डी शर्मा की बुक चाहिए, तो क्या होगा, वो पहला देखेगा नहीं मिला, दूसरा देखा नहीं, तीसरा देखा नहीं, चौथा पांचवा छठा सातवां ऐसे करके सब देखने लगा, नहीं मिल रहा है। पता चला 10,000 वही वो बुक थी, वही वाली उसकी आर डी शर्मा की थी। तो कितना टाइम लग जाएगा उसे, तो मान लीजिए 2 3 घंटा लग जाएगा। 2 3 घंटा भी कम बोल रहा हूँ, ज्यादा लग सकता है। तो इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिट्रीवल ऑफ डेटा जो है, रिट्रीवल ऑफ डेटा, इसमें लिखने की कोशिश करता हूं मैं, रिट्रीवल ऑफ डेटा कैसा है, फास्ट है। ठीक है, तो रिट्रीवल ऑफ डेटा कैसा है हमारा, बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी सबसे पहले कि रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत ज्यादा कैसा है, फास्ट है। बोले ठीक है सर, ये हो गया। दूसरा पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट में आप मान लीजिए रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत फास्ट है। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग करना मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोसेसिंग करने का मतलब समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा, प्रोसेसिंग करने का मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि हमें डेटा को उसमें इंसर्ट करना है।
इंसर्ट करना है डेटा, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हमें को डेटा डिलीट करना है मान लीजिए, ये भी ठीक है। डेटा डिलीट करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, डेटा डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, ये दो चीज़ हो गया। तो मतलब आपको यहाँ से ये चीज़ें दिख रही होंगी कि इंसर्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, थोड़ा पैर बिगड़ गया, थोड़ा कोशिश करते हैं अच्छा लिखने की। ओके, तो यहीं पे हम इसे लिखते हैं डायरेक्ट, इंसर्ट करना हुआ या फिर डिलीट करना हुआ, तो इन सब के लिए जो डेटा प्रोसेस करना हुआ, मतलब प्रोसेसिंग मतलब ये इंसर्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ या फिर अपडेट करना हुआ, ये सब भी बहुत चीज़ें फास्ट होती हैं। अब फास्ट कैसे होती हैं फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। अब आपने बोला कि भैया इंसर्ट जो है अगर नॉन डेटा कैसा भी रहेगा तो ज़्यादा फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा कि भाई आपको इंसर्ट करना है, 10,000 बुक आपने रैंडम रखे हैं, क्या बुक डाल दिया, ठीक है, इंसर्ट हो गया। एक इंसर्ट की क्राइटेरिया को अगर आप छोड़ दें तो डिलीट करना है, कोई बुक निकाल के हटानी है आपको कि भाई ये नहीं रखना है मुझे, तो आपको कितना टाइम लगने वाला है, बहुत सारा टाइम लगने वाला है। या फिर कोई एक ऐसी बुक है जिसे आपको अपडेट करना है, मतलब ये शायद 8th एडिशन की थी और हमारे पास 10th आ गई, तो आपने 10th एडिशन रखना है, उसे हटा के, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ऑफकोर्स टाइम लगेगा। इंसर्ट भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको लगेगा कि ऑफकोर्स इंसर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फैक्ट क्या है कि जब डेटा प्रोसेस करना हो या डेटा का रिट्रीवल करना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज कब है, जब अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप अच्छे से करें, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो हमने पढ़ा दिया कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब टॉपिक पहले जो हमने बोला था इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीबीएमएस, अब हम आरडीबीएमएस क्यों पढ़ रहे हैं इसकी बात करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा डेटा, और हम लोग जो हमारे चैप्टर में भी है वो पढ़ने वाले टेबल के फॉर्म में। तो जो आरडीबीएमएस है ना वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हम लोग रिलेशनल पे रिलाई करते हैं कि हमने रिलेशनल वाले डेटा को रखा, उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं टेबल पे। अब जो टेबल्स होता है ऑफकोर्स आपको पता होगा कि टेबल बना कैसे, थोड़ा एक बार टेबल बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये हमने बना लिया टेबल, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ग्रीन डाल दिया। ओके, ओके, ये हमारा टेबल बन गया। लाइन टेढ़ी जाएगी क्योंकि लाइन सीधी नहीं जाती है, अपनी लाइन सीधी नहीं जाती है, ठीक है। ये चलिए बन गया, ठीक है, थोड़ा खराब है लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये टेबल है तो आपने इसमें पढ़ा होगा दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो भैया टेबल में ये जो चीज़ें होती हैं इसे हम बोलते हैं रॉस, और दूसरा लगा देते हैं फायदे रहेंगे, ये जो चीज़ें होती हैं इसे बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो जो हम लोग पूरा आरडीबीएमएस पढ़ने वाले हैं वो इसी पे डिपेंडेंट है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ने वाला है, जहाँ पे हमारे टेबल दिए होंगे उसमें से हमें रिलेशन ढूंढना है, वगैरह वगैरह काम करना है, वो तो हम आगे देखेंगे। तो जो टेबल होता है वो फॉर्म किससे होता है, रो एंड कॉलम से होता है। तो इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, मेनली क्वेश्चन अभी इस पे एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया एक बार, कि जो रो एंड कॉलम है, रो एंड कॉलम्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट नेम बताना है। क्या बताना है, डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट नेम्स, यही क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर होगा तो। ओके, ये रहा है क्वेश्चन। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, वो हम आपको अगले लेक्चर्स में लेंगे, कोशिश रहेगी वो थोड़ा, क्योंकि एफडी के से है इसलिए मैंने सोचा एफडी में लेंगे, ठीक है। तो रॉ एंड कॉलम के डिफरेंट डिफरेंट नेम अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आया था 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो आपसे मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो रॉ एंड कॉलम के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के हम बस इतना देख लेंगे और फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक। तो रॉ का जो है, रॉ की बात करता हूँ मैं, रॉ की। तो रॉ का डिफरेंट डिफरेंट नेम में सबसे पहला नाम आता है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, क्या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो भी आपको समझना है कि वो रॉ की ही बात कर रहा है। किसी ने पूछा नंबर ऑफ टपल्स कितने, या फिर कहीं बोला कि टपल्स देयर हैज बीन 5 टपल्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो रॉ की ही बात कर रहा है। बोले ठीक है सर। उसके अलावा एक और चीज होता है कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, या फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी कितना है, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, तो वो तो भी वो किसकी बात कर रहा है, रॉ की ही बात कर रहा है, आपको ये पता चलना चाहिए। बोले ठीक है। अब मैं अगर कॉलम्स की बात करूं कि कॉलम्स की बात करें तो भैया कॉलम्स में क्या है, तो कॉलम्स में भी सिंपल है। कॉलम्स में अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि नंबर ऑफ डिग्री कितना है, एक रिलेशनल स्कीमा का नंबर ऑफ डिग्री कितना है, तो आपको पता चलना चाहिए अच्छा नंबर ऑफ डिग्री की बात कर रहा है, मतलब ये भी कॉलम की बात कर रहा है। अगर बात करें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितना है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर देयर, ये भी किसकी बात कर रहा है, कॉलम की ही बात कर रहा है। और तीसरा अगर कोई से पूछ ले कि नंबर ऑफ एरिटी कितना है, क्या नंबर ऑफ एरिटी कितना है, तो भी किसकी बात कर रहा है, कॉलम की बात कर रहा है। तो इस पूरे लेक्चर में आपको पहले तो दो तीन चीजें समझ में आई, क्या क्या चीजें समझ में आई कि भाई डीबीएमएस क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसमें डीबीएमएस में जो डेटा बेस है एक्चुअल में वो डेटा है, डेटा जो रॉ मटेरियल होता है उसमें से इंफॉर्मेशनल है, नॉन इंफॉर्मेशनल डेटा आता है। इंफॉर्मेशनल डेटा की जैसे सेटों को हम जुटाते हैं तो उसी को डेटाबेस कहते हैं। उसको मैनेजमेंट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉल्यूशन बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं,
तो उसी को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में होता है, टेबल, रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, ठीक है। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम के डिस्टिंक्ट नेम क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया, वो हमने आपको बता दिया। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, नंबर ऑफ टपल्स हो गया, या कार्डिनलिटी हो गया। कॉलम्स के नाम बोले तो नंबर ऑफ डिग्री, एरिटी एंड एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये है हमारा 2023 का क्वेश्चन। इसमें क्या बताइए कि हार्ड था, एक नंबर का क्वेश्चन, एकदम इजी गो थ्रू था। क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो रिफर टू द डिग्री और द एरिटी ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। अब आपको जैसे ये चीज दिखा कि ओके, ये पूछ रहा है कि दूसरे और क्या क्या चीजों से हम कह सकते हैं कि डिग्री या फिर एरिटी को हम और क्या कह सकते हैं। अब आपको ये चीजें पूछा है तो आपको पता होता तो तुरंत आप लगा देते कि भाई नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कहते हैं, क्या बोलते हैं, कलर लिख नहीं रहा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं एरिटी, या फिर डिग्री हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, कॉलम्स हो गया। तो अगर आपको ये चीजें पता होती तो एक नंबर का सवाल था, 1 सेकंड में सॉल्व होता और आप टिक लगा के आगे बढ़ जाते। तो गेट इज नॉट अबाउट कि लॉजिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने कॉन्सेप्ट कितनी बार पढ़ा है और कितने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको उतना पता है तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन था, एमसीक्यू में आया था 2023 में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ओके। अब मिलते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगले टॉपिक हमारा कहाँ पे होने वाला है, ऑफकोर्स एफडी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। सो गुड बाय।